ये पार्ट 4 है हमारा। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ा था कि तत्व क्या हैं, तत्व कैसे बनते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, तो हमें तत्व प्राप्त होता है। 118 तत्व होते हैं। 11 तत्व गैसीय स्वरूप में पाए जाते हैं कमरे के तापमान पर। पारा धातु है फिर भी द्रव्य स्वरूप में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु है फिर भी द्रव्य स्वरूप में पाई जाती है। आयोडीन एकमात्र अधातु जो क्या होती है, चमकती है। और ग्रेफाइट जो मैंने बताया था, लेकिन इस बार मैं बताता हूँ। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल में होती है ना, ब्लैक कलर की, जिससे हम लोग लिखते हैं, ग्रेफाइट भी एक अधातु है, लेकिन वो एकमात्र अधातु है जो कि ऊष्मा का क्या होती है, वाहक होती है, यानी उसमें से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा बोलती है कि यौगिक क्या है। तो मैंने डेफिनेशन अगले बार में बताया था, मैंने चार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि यौगिक क्या है। तो यौगिक वह पदार्थ है, क्या है यौगिक? वह पदार्थ, क्योंकि हमें पता है यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। अब देखो जरा इसमें मतलब क्या बोल रहा है। यौगिक क्या बोल रहा है कि यौगिक 2 या 2 से अधिक जो तत्व हैं के नियत मतलब होता है निश्चित, जो फिक्स हो। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन मतलब है कि मिलकर बनता है। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो हम निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर मिलाते हैं, यानी रासायनिक प्रक्रिया से जो मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है मेरा यौगिक। फिर से यौगिक क्या है, आसानी देखिए, अगर आपको किताब की डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप खाली मेरी आवाज़ सुनिए। 100% है कि आप इसको भी लिख के आएंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो डेफिनेशन आप इस तरह से बना सकते हैं अपने मन में कि यौगिक क्या है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यौगिक। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यौगिक प्राप्त होता है। या फिर आप ये डेफिनेशन याद रखिए जो मेरी वाली है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर मिलाने से एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब जो यहाँ पे शब्द लिखा है ना, तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर मिलाने से हमें रासायनिक तौर पे जब मिल जाते हैं तो उनके संयोजन से हमें एक यौगिक प्राप्त होता है। तो निश्चित अनुपात का मतलब क्या है, तो जरा से समझिए। जैसे कि मान लीजिए पानी है मेरा, ठीक है। पानी किससे बनता है? H2O मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसा नहीं कि पानी H2 और O2 लिख दूँ तो पानी बनेगा, नहीं। अगर मुझे पानी बनाना है तो एक निश्चित अनुपात होना चाहिए कि हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, फिर अनुपात, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 1। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए मेरा, 1। अब ये पहाड़ से जो पानी पिघलता है उसके लिए भी यही अनुपात होना चाहिए, 2:1। ज़मीन का पानी लो, उसमें भी यही अनुपात होना चाहिए, H2O। या बारिश का पानी, सभी पानी, मुझे पानी बनाना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होना चाहिए, 2:1, जिसमें 2 क्या है कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु होने चाहिए और 1 किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे मान लो अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 का मतलब क्या कि नाइट्रोजन कितने अनुपात पे होना चाहिए, यानी नाइट्रोजन का 1 ही परमाणु होना चाहिए और हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 1:3। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यदि मुझे अमोनिया बनाना है, या तो उनमें जो तत्व उपयोग होते हैं अमोनिया बनाने में, तो उनका अनुपात लिखिए। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें होगा 3:1, 1:2, 1:3। 1 मतलब होता है कि अनुपात। तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि 1:3। तो आपको इस पर टिक मारना है, ठीक है। उसी तरह से पूछे कि पानी में कि यदि पानी बनाना है मुझे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, तो 2:1, क्योंकि H2 पहले जो पहले आएगा तो अनुपात में भी सबसे पहले उसी को रखेंगे, जो बाद में उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो H2 यानी पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होगा 2:1। और या फिर अमोनिया बनाना है यानी NH3, उसमें होगा N 1 होता तो 1, हाइड्रोजन 3 है तो 3। तो एक क्या हुआ कि पानी मुझे, चाहे वो समुद्र का पानी हो, ज़मीन के अंदर का पानी हो, बारिश का पानी हो, सभी पानी के लिए मुझे एक निश्चित अनुपात होना चाहिए कि भैया हाइड्रोजन के 2 ही होंगे और ऑक्सीजन का 1 ही होगा, तभी जाके मेरा पानी बनेगा। अगर ये 1 कर दूँ, इसको मैं H कर दूँ और HO2 लिख दूँ तो ये पानी बनेगा नहीं, ये रॉन्ग हो गया। हमेशा पानी बनने के लिए H2 यानी 2:1 का रेशियो तो होना ही चाहिए, यही रेशियो ना, यानी यही अनुपात होगा, तभी जो
पानी है वो बन के तैयार होगा। ऐसा नहीं कि मैं एच की एक एच को 1 कर दूं और ओ को 2 कर दूं तो पानी बन जाएगा, नहीं। ठीक है, तो निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आपको समझ आएगा। एक और लाइन थी कि रासायनिक तौर पर। अब रासायनिक तौर पर क्या होता है, भौतिक तौर पर क्या होता है। भौतिक तौर पर होता है कि जिसे कि जब दो चीज़ों को हम इंसान लोग खुद मिलाते हैं, यानी हम मिलाकर कुछ कोई चीज़ बनाते हैं, वो होती है भौतिक तौर पर। और एक चीज़ याद रखिएगा, भौतिक तौर का मतलब होता है जैसे कि नमक, मान लो मेरे पास नमक पड़ा था, मैंने उसमें शक्कर डाल दिया। मेरे पास पानी पड़ा था, मैंने उसमें शक्कर डाल दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, भौतिक तौर पे, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद कोई चीज़ की हुई है। और जो चीज़ जिन दो चीज़ों को हम खुद आपस में मिलाते हैं ना, उन चीज़ों को हम भी उसी तरीके से, यानी हम लोग गर्म करके, तापमान बढ़ा के, दाब घटा के, दाब बढ़ा के, छान के, या फिर, तो इन सब तरीक़ों से हम उसे अलग कर सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में ये होता है कि रासायनिक प्रक्रिया में जो भी दो चीज़ों को हम मिलाते तो हैं, लेकिन जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग भौतिक प्रक्रिया से, यानी छान कर, उबाल कर, हम उसे अलग नहीं कर सकते। ये होता है फ़र्क रासायनिक प्रक्रिया से बनने वाले पदार्थ में और भौतिक तौर पे जो भी हम लोग पदार्थ बनाए। जैसे कि मान लो शक्कर था और मान लो मेरे पास बहुत शक्कर थी, उसमें मैंने नमक डाल दिया, तो मैं छानने की विधि के प्रयोग से मैं शक्कर से नमक को अलग कर सकता हूँ। लेकिन अब मान लो H2 है, जैसे कि इसी को लेता हूँ मैं, H2 होगा, तो क्या ऐसा करूँगा कि मैं ऐसे हाथ से डाल के कि नहीं भाई मेरी इच्छा नहीं करती, लाओ मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूँ हाथ से, ऐसा कर सकता हूँ क्या, कि मैंने पानी में हाथ डाला और बोला नहीं भाई मुझे इस पानी में से एक हाइड्रोजन निकालूंगा, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वो एक रासायनिक प्रक्रिया से बना है, और जो चीज़ें रासायनिक प्रक्रिया से बनकर प्राप्त होती हैं हमें, वो क्या होती है, उन्हें हम अपने भौतिक प्रक्रिया द्वारा, यानी छान कर, उबाल कर, तापमान बढ़ा के, दाब घटा के, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। यही फ़र्क होता है, तो रासायनिक तौर पर कोई चीज़ों का बनना और भौतिक तौर पर किसी चीज़ का बनना। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, आई थिंक अब आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, इसमें जो अब नेक्स्ट है कि अब इसमें जैसे कि आपको क्रियाकलाप दिए रहेंगे, कि जैसे कि मान लो अब इसमें सबसे पहला क्रियाकलाप बोल रहा है कि मान लो 50 ग्राम लोहा लिया, उसमें 3 ग्राम सल्फर लिया। पहले में क्या कर रहा है कि खाली सल्फर का एक पाउडर था। ठीक है, सल्फर एक क्या है, अधातु है, लोहा क्या है, धातु है। पहले क्या कि लोहे का चूर्ण था, और एक कटोरी लिया, कटोरी में से आ गया कि लोहे का चूर्ण को डाल दिया, उसी का पोर्शन सल्फर का पाउडर लगा, और कुछ नहीं किया, खाली डाल के दोनों को छोड़ दिया। दूसरे क्या किया कि लोहे का चूर्ण भी लिया, सल्फर का पाउडर भी लिया, उन दोनों को पीसा हुआ मिला लिया, और उस मिश्रण को क्या किया, गर्म भी किया। जबकि इसके पहले गर्म किया, खाली डाल दिया था, इसमें दोनों का मिश्रण को लिया भी, हो क्या किया, उन्हें गर्म किया, यानी ताप पर क्या दोनों को गर्म कर रहा है वो। ठीक है, और जब गर्म कर दिया फिर क्या किया कि जब उसे बंद कर दिया स्टोव को, और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, थर्ड जो तीसरा समूह था, जो तीसरी प्रक्रिया उसने क्या किया कि अब उसने क्या किया, चेक किया कि जो समूह 1 से जो मुझे प्राप्त, जब समूह 1 में जब मैंने दोनों चीज़ों को मिलाया, या समूह 2 में जो या फिर जो क्रियाकलाप मेरी 2 थी, जिसमें मैंने दोनों को डाल रहा हूँ, इसमें गर्म कर रहा हूँ, तो अब उसने क्या किया कि अब उसने एक चुंबक लिया, और चुंबक की मदद से वो देख रहा है कि पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया में कौन की क्या लोहे, जो मेरा लोहा जो चूर्ण था, क्योंकि सीधे लोहा चुंबक से आकर्षित तो हो गई होगा, तो चुंबक का उपयोग करके वो चेक कर रहा है कि समूह 1 से मेरे लोहा वापस आकर्षित हो रहा है, चुंबक से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समूह 2 में जब मैंने प्रक्रिया किया तो क्या अभी भी मेरा लोहा है वो अभी भी मेरा आकर्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो जब चुंबक से चेक कर रहा है तो सीधी सी बात है, पहले वाले में उसने कुछ किया ही नहीं, खाली उसने सल्फर के पाउडर में लोहे के चूर्ण डाल दिया, तो सीधी सी बात है, जैसे ही वो चुंबक को उसके ऊपर से लेके जाएगा तो जितने भी लोहे के कण होंगे वो क्या होंगे, चुंबक की ओर आकर्षित होंगे, और इस तरह से आप सल्फर के पाउडर से लोहे के चूर्ण को आसानी से अलग कर सकते। अब देखिए यहाँ पर मैंने अलग किया, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि कोई रासायनिक प्रक्रिया की, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने भौतिक तौर पर यानी अपने ही हाथों से, यानी किसी चीज़ का उपयोग करके मैंने अलग कर दिया, या ऐसा नहीं कि मैंने कोई रासायनिक प्रक्रिया कर दी। ठीक है, तो इसका जो सबसे लास्ट इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसको ज़रा ध्यान से समझिए कि अब दोनों के बीच का अंतर क्या रह गया, कि मिश्रण में भी क्या हो रहा है, 2 चीज़ें मिल रही हैं, यौगिक में भी 2 चीज़ें मिल रही हैं, तो आखिर फ़र्क क्या है मिश्रण और यौगिक में। याद रखिएगा, मिश्रण क्या होगा, मिश्रण की परिभाषा क्या है, बोले कि यह तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जबकि हमें पता है यौगिक से हम जो यौगिक की परिभाषा क्या बोलती है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक तौर पर कोई नया पदार्थ बनाते हैं। यानी जैसे कि हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, जब दोनों को मिला दिया तो पानी बना, थे गैस में प्राप्त हो रहा है पानी में, तो बिल्कुल ही अलग तत्व है ना।
बिल्कुल ही अलग अलग पदार्थ है। तो यौगिक में जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है कि एक नए तत्व का, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिक क्या है, हमें यौगिक याद रखिए, जब भी यौगिक शब्द आप सुनो ना, समझ जाना कि पहले कोई चीज़ अलग थी और जो हमारे हाथ में है, यो कोई भी चीज़ अगर यौगिक है तो उसका स्वरूप अभी जो हमारे हाथ में ना, उसके पहले जो भी जिस चीज़ से वो मिलकर बना है वो स्वरूप अलग था। और यौगिक हमेशा अलग ही पदार्थ होता है, ठीक है। जबकि मिश्रण क्या होगा कि आप दो चीज़ों को मिला तो दोगे लेकिन उनका स्वरूप नहीं बदलेगा। जैसे कि चीनी में मैं शक्कर मिला दूं तो क्या चीनी शक्कर हो जाएगा या शक्कर चीनी हो जाएगा, या फिर चीनी ठोस था तो अचानक से वो गैस में बदल गया या पानी में बदल गया, ऐसा तो होगा नहीं। चीनी भी वही भी ठोस था, नमक भी ठोस था, दोनों मिला दो तो भी ठोस ही रहेंगे क्योंकि मैंने कुछ तो किया ही नहीं है। तो मिश्रण क्या होता है, दूध की तत्व या यौगिक क्या होते हैं, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन किसी भी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बनाएंगे। जबकि यौगिक में क्या होगा, तत्व आपस में मिलकर क्रिया करेंगे और एक नया पदार्थ यानी एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण में क्या होगा, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होगा, यानी मिश्रण जब दो चीज़ों को मिलाता हूँ तो मैं उन्हें अलग कर सकता हूँ, ठीक है। यानी अगर पानी मैंने अगर चीनी मिला दिया तो मैं उसे मिला के गर्म भी करूँगा तो क्या होगा कि ठोस मेरा द्रव में बदल सकता है। जबकि नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी रहेगा। जैसे कि पानी ले लो, पानी यौगिक है, पानी को मैं गर्म करूंगा तो भाप में भी बदल जाएगा, लेकिन उसमें भी क्या होंगे, पानी के कण तो मौजूद होंगे। वाष्प मेरा क्या है, वाष्प में मेरे कण तो होते ही है पानी के। तो मिश्रण में संगठन परिवर्तनीय हो सकता है, यानी पदार्थों को मैं अलग कर सकता हूँ, उनके स्वरूप बदल सकते हैं। जबकि यौगिक से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमेशा स्थायी रहेंगी, यानी कभी बदलेंगी नहीं। दूसरा है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मतलब ये है कि मिश्रण में क्या बोला है कि मिश्रण में क्या होगा कि किसी तत्व को आपस में मिलाऊं या किसी यौगिक को आपस में मिलाऊं तो ऐसा नहीं कि उनका स्वरूप बदल जाएगा, नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। अब मैं लोहे के साथ में अगर मान लो चौक का पाउडर भी मिलाऊंगा तो लोहा तभी उसमें भी लोहा रहेगा, भले मैं मिला दूंगा आपस में। चौक भी अभी वैसे ही रहेगा, सफ़ेद दिखेगा, लोहा भी वैसे ही रहेगा, ठोस दिखेगा। ठोस ना तो द्रव्य बनेगा ना तो गैस बनेगा, चौक भी ना तो द्रव्य बनेगा ना कि गैस बनेगा। तो अब मान लो मेरे पास लोहे का एक चूर्ण था, एक चौक का चूर्ण था, दोनों मिला दिया। अब क्या ऐसा होगा क्या कि जब मैं इन दोनों के मिश्रण के साथ ऊपर से अगर मैं चुंबक रखूं तो क्या मेरा लोहा चिपकेगा नहीं क्या, बिल्कुल चिपकेगा। क्यों, क्योंकि वो मिश्रण है ना कि यौगिक है। लोहा चौक में मिलाने से क्या कोई मुझे नया पदार्थ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो मिश्रण क्या होगा कि जब कोई मिश्रण की, हम लोग तब कहते हैं कि जब दो चीज़ आपस में मिलते भी हैं तो उसके जो घटक होंगे, यानी जिन दो चीज़ों से मिलकर मेरा मिश्रण बनता है वो उनके गुणधर्म दर्शाएंगे। यानी चौक है तो चौक नहीं, अगर आकर्षित नहीं होता था पहले भी तो अभी भी नहीं होगा मिश्रण में। और लोहा पहले भी आकर्षित होता था तो चाहे उसको मैं चूर्ण में बदल दो तो भी वो आकर्षित तो होगा ही होगा। क्योंकि मिश्रण में की परिभाषा ये बोलती है कि मिश्रण में क्या होगा, जो भी घटक होंगे यानी जिन दो चीज़ों से मिलकर मेरा मिश्रण बनता है वो उनके गुणधर्मों को दर्शाते हैं। जबकि यौगिक में क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। पानी का उदाहरण, गैस था, हो गया किस स्वरूप में, पानी के स्वरूप में। अब बिल्कुल ही अलग गुणधर्म है। गैस हमें पता है कि गैस में विसरण सबसे तेज होता है क्योंकि उसमें जो कण होते हैं बहुत ही गतिशील होते हैं, बहुत दूर होते हैं। अब जैसे ही वही गैस पानी में मिल जाती है, जब पानी बदलती है तो क्या होता है, कण थोड़े पास आ जाते हैं। विसरण की जो दर होती है वो गैस के मुकाबले क्या होती है, कम होती है। और ठोस में तो सीधी सी बात है, बहुत ही कम होती है क्योंकि उनके बीच तो कण ही बहुत पास होते हैं, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा तेज होता है, ठीक है। तो वही कि मिश्रण के अंदर जो घटक होते हैं वो गुणधर्म अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। यानी लोहा पहले भी चुंबक के आकर्षित होता तो अभी भी मिश्रण में भी आकर्षित हो गया होगा। जबकि पानी का स्वरूप पहले गैस स्वरूप में था और अब किस स्वरूप में, पानी स्वरूप में। तो पानी के गुणधर्म अलग होते हैं, गैस के गुणधर्म अलग होते हैं, तो वो अपने अलग अलग गुणधर्म को दर्शाते हैं। यानी गैस का गुणधर्म अलग है और पानी का गुणधर्म अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से, घटकों को भौतिक विधि मैंने बताया अभी, भौतिक प्रक्रिया यानी जिन चीज़ों को हम अपने हाथों से चीज़ों का उपयोग करके मिला रहे हैं उन्हें हम वापस उसी प्रक्रिया से छान कर, तापमान में वृद्धि करके, उबाल कर प्रक्रिया से उन्हें अलग कर सकते हैं। यानी घटकों को भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक जो होते हैं, क्योंकि यौगिक क्या एक नया पदार्थ होता है, उसके गुणधर्म अलग होंगे, पहले से बिल्कुल अलग होंगे, संगठन के गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग दर्शाएंगे। तो उन्हें हम रासायनिक, यौगिक मिश्रण को हम लोग भौतिक विधियों से सुगमता मतलब आसानी से पृथक यानी अलग कर सकते हैं। जबकि जो यौगिक होते हैं उन्हें हम रासायनिक या फिर विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है मिश्रण और यौगिक। इसे आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यौगिक क्या है। यौगिक में फिर से बोला, यौगिक क्या है, एक नया पदार्थ होगा। पहले कुछ अलग चीज़ थी, कोई अलग तत्व थे, हो सकता है कि ठोस स्वरूप में, मिलाने के बाद द्रव्य स्वरूप में मिले या गैस स्वरूप में मिले, तो बिल्कुल जब मिला दोगे तो अलग चीज़ें मिलेंगी। जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होगा। मिश्रण में आप दो चीज़ों को मिलाओगे तो भी वो अपने अपने गुणधर्म को दर्शाएंगे। जैसे कि जब मैंने आपको लोहे वाला उदाहरण है कि लोहे का चूर्ण ले लो और चौक का चूर्ण, दोनों को आपस में मिला तो दूंगा मैंने किसी कटोरी में, तो चुंबक को लेके जाऊँगा तो पहले भी मेरा जिस तरह से लोहा आकर्षित होता था अभी भी आकर्षित होगा ही होगा।
और चौक मेरा जो पहले आकर्षित नहीं होता था तो अभी भी आकर्षित नहीं, क्योंकि वो मिश्रण है और सभी अपने अपने गुणधर्म दर्शाएंगे, जबकि यौगिक के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। अब पानी को ले लीजिए, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, ऑक्सीजन हम लोग खुद लेते हैं, ऑक्सीजन एक गैस है। पानी क्या है, क्या पानी में मिश्रण होता है? क्या पानी का में जो विसरण की जो दर होती है वो गैस की जितनी होती है? नहीं, पानी में विसरण की जो दर होती है वो गैस से कम होती है। ठीक है, बहाव होगा, गैस में भी बहाव है, पानी में बहाव है, लेकिन गैस में बहाव की जो दर है वो बहुत तेज होती है। ठीक है, जबकि पानी में कण दूर दूर तो होते हैं, आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि वो गैस की तरह आपकी अभी यहाँ रखूँ तुरंत उड़ के कहीं कहीं दूसरी जगह चला जाए, ऐसा नहीं होगा ना। विसरण की दर जो होती है पानी में वो गैस से कम होती है। तो देखो चीज़ें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले भी था गैस के स्वरूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी भी है पानी के स्वरूप में, लेकिन अब दोनों गुणधर्म बिल्कुल अलग है ना। तो यौगिक में होता है कि यौगिक क्या होता है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर क्रिया के द्वारा एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो भी हमें नया पदार्थ मिलता है उसके गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। और जो संघटक यानी जिन दो चीज़ों से मिलकर वो नया यौगिक बनता है उसके गुणधर्म भी क्या होंगे, पहले से बिल्कुल अलग होंगे। तो ये नॉर्मल और बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो यही तक था हमारे तत्व यौगिक के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग को चीज़ों को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट पॉइंट है, इसे जरा ऐसे समझ लीजिए कि यौगिक का जो संगठन है वो पूरे पदार्थ में समान रहता है। यानी पहले अगर बर्फ़ का पानी, मैं चाहे बर्फ़ का पानी लो, चाहे समुद्र का पानी लो, चाहे पहाड़ों का पानी लो, उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन 2 था तो हाइड्रोजन अभी भी 2 ही होगा, ऑक्सीजन 1 था तो ऑक्सीजन भी अभी भी क्या होगा, 1 ही होगा। और यौगिक की बनावट और रंग भी क्या होंगे, सभी स्थानों पर समान होंगे। याद रखिएगा, यौगिक के संगठन पूरे पदार्थ में समान होंगे। यानी पानी में हर जगह पे ऐसा नहीं कि मान लो पानी बह रहा तो पानी के किसी कोने पे H2 है, किसी कोने पे ऑक्सीजन पड़ा है, कहीं मतलब ऑक्सीजन कहीं अलग पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन अलग पड़ा हुआ नहीं। यौगिक के जो यौगिक क्या जो, यानी यौगिक मतलब जो भी पदार्थ हमें मिला हुआ है उसके उस पूरे पदार्थ में जो और जिन चीज़ों से मिलकर वो यौगिक बना है, वो सभी जो तत्व हैं वो उस पूरे यौगिक में क्या होंगे, समान रूप से फैले हुए होंगे। और उनकी यौगिक की बनावट भी क्या होगी कि उनके रंग भी सभी स्थानों पर समान होंगे। ऐसा नहीं कि पानी है तो एक जगह से अभी यहाँ रखूँ तो पानी कि कुछ पानी यहाँ जैसे कि मान लो मेरे पास 1 गिलास पानी था तो उस पानी में से आधा पानी उड़ के किसी दूसरे गिलास में चला जाए, अपने आप चला जाए या उड़ने लगे या वाष्पोत्सर्जन में बदल जाए, ऐसा नहीं। पानी है मतलब उसके गुणधर्म निश्चित है, उसका स्वरूप समान है, उसे मैं किसी भी गिलास में डालूँ तो उसका स्वरूप ले लेगा। ऐसा नहीं बोला कि नहीं मुझे आज अच्छा नहीं है मैं उसका स्वरूप नहीं लूँगा, ऐसा नहीं। जो उसका गुणधर्म है वो वही अपने गुणधर्म को दर्शाएगा, उसका रंग भी वही रहेगा। जो संगठन जिस चीज़ से मिलकर, संगठक क्या है तो यानी संगठक मतलब होता है कि जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि पानी, तो पानी में संगठक कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। संगठक क्या है, जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनी होती है, जैसे पानी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो उसी तरह से संगठक क्या है, तो वो पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलकर कोई नया तत्व बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है।